गेम ऑफ थ्रोन सीजन 6 एपिसोड नंबर 4। कहानी की शुरुआत होती है वॉल से, जहां पर जॉन स्नो एड से बातचीत कर रहा है। एड एक्चुअली जॉन को कन्विंस कर रहा है कि वो नाइट्स वॉच छोड़कर ना जाए और यहाँ का लॉर्ड कमांडर बना रहे। मगर जॉन कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी नाइट्स वॉच को दी और बदले में मुझे गद्दारी मिली। मुझे मेरे ही भाइयों ने कत्ल करने की कोशिश की, बल्कि मार भी डाला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नाइट्स वॉच को दी और अब मैं मर चुका हूँ, मरकर जिंदा हुआ हूँ और अब मैं नाइट्स वॉच के लिए बाध्य नहीं हूँ। एड कहता है, ठीक है, इस तरह की टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़े, वहां पर कोई पहुंच जाता है। कैसल ब्लैक के गेट्स पर ब्रियान, सैंसा और पॉड्रिक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जॉन स्नो जब बाहर आता है और सैंसा को देखता है तो काफी इमोशनल सीन होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि सीजन 1 की शुरुआत में ही ये परिवार यानी कि स्टार्क परिवार अलग हो गया था, टूट गया था और उसके बाद से इस परिवार के साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है। अभी जॉन स्नो और सैंसा के बीच कनेक्शन दिख रहा है, मगर जब ये छोटे थे तब इस तरह का कोई खास कनेक्शन नहीं था। सैंसा इस बात को जानती थी कि जॉन स्नो उसका बास्टर्ड ब्रदर है, सगा भाई नहीं है, और जॉन स्नो भी सैंसा की इस दूरी को समझता था। ये बात हमें पता है कि सैंसा के साथ उसका उतना अटैचमेंट नहीं था, आर्या के साथ था। बट फिलहाल टूटा हुआ परिवार जब मिल रहा है तो प्यार सामने है। वैसे आप एक और प्यार को नोटिस करेंगे जो टॉरमुंड शायद ब्रियान के लिए फील कर रहा है। जिस तरह से वो ब्रियान को देख रहा है, काफी इम्प्रेस्ड नजर आ रहा है। शायद उसने इस तरह से आर्मर पहने हुए किसी लड़की को पहले नहीं देखा। जॉन और सैंसा की जब अकेले में बात होती है तो सैंसा जॉन को विंटरफेल पर चढ़ाई करने के लिए कन्विंस करती है। वो कहती है, विंटरफेल हमारा घर है और अब तुम भी नाइट्स वॉच में नहीं रहने वाले हो, तो फिर हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। जॉन भी कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की तो जो हमारे पिता हैं उनका भूत आकर मुझे जीने नहीं देगा ठीक से, इसीलिए हम जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। हालांकि वो विंटरफेल की तरफ चढ़ाई करना नहीं चाह रहा, वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। उसे लग रहा है कि ऑलरेडी वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा वायलेंस देख चुका है। सिर्फ लड़ ही तो रहा है जब से उसने घर छोड़ा है। अब शायद वो थक चुका है और बुद्धिज्म की जिंदगी बिताना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है। मगर सांसा कह रही है, घर चलना चाहिए। वो उसे मोहमाया की तरफ बुला रही है। बाद में मेलिसेंड्रे और डावोस सीवर्थ एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। डावोस मेलिसेंड्रे से पूछता है कि स्टैनिस का क्या हुआ, जो जंग हुई उसमें क्या हुआ, शीरीन कहाँ है। मेलिसेंड्रे शीरीन को जला चुकी है और ये बात डावोस फिलहाल नहीं जानता है। इससे पहले कि डावोस और अच्छे से सवाल जवाब कर पाता मेलिसेंड्रे से, वहां ब्रियान पहुंचती है और बताती है कि उसने स्टैनिस को एग्जीक्यूट किया था। वो कहती है, स्टैनिस ने मरने से पहले इस बात को स्वीकारा कि काले जादू की मदद से उसने अपने छोटे भाई रेनली को मरवा डाला। ब्रियान मेलिसेंड्रे को गुस्से वाली नजरों से देखती है, मगर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो खुद सैंसा को सर्व कर रही है। और मेलिसेंड्रे अब जॉन स्नो को प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड मान रही है, समझ रही है कि जॉन स्नो किसी तरह का मसीहा है। विंटरफेल में रामजी बोल्टन के सामने ओशा को प्रस्तुत किया जाता है। वो ओशा से कहता है कि रिकॉन तो मेरे फायदे के लिए है, मगर तुम्हारा होना किस तरह से मेरे काम आएगा। ऐसे में ओशा उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा कि उसने थियोन को भी इसी तरह से सिड्यूस किया था और ब्रान और रिकॉन को भगा कर ले गई थी, वो बचा कर ले गई थी। थियोन बेवकूफ बन गया था, मगर रैमजी उतना बेवकूफ नहीं है। वो ओशा से बातचीत तो करता है, उसके फ्लर्ट को एंजॉय तो करता है, मगर साथ ही साथ उसकी नजर एक चाकू पर होती है और उसी चाकू को ओशा भी देख रही होती है। हमें लगता है कि ओशा शायद तेजी दिखा पाएगी और रैमजी को मार पाएगी, मगर रैमजी ज्यादा तेज है। रैमजी ओशा को बताता है कि उसने किस तरह से थियोन को खूब टॉर्चर किया और थियोन ने रैमजी के सामने अपना काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। बताया कि ओशा ने किस तरह से उसे सिड्यूस किया और फायदा उठाया, ब्रैन और रिकॉन को बचा लिया। रैमजी इस प्लान को जानता है, ओशा की हरकत को समझ रहा है। वो ओशा को मार डालता है। ओशा जमीन पर गिरी पड़ी हुई है। रैमजी दोबारा से उसी चाकू का इस्तेमाल करता है और अपना सेब छील कर खाने लगता है। एकदम ही साइको आदमी है।
You invite the enemy into our city. I did. As a clever man once told me, we make peace with our enemies, not our friends. मीरिन में टीरियन लैनिस्टर ग्रेवॉर्म, मिसेंडी और वारिस के साथ एस्टोपर यूंकाई और वोलेंटिस के मास्टर्स से मिलने वाला है। ग्रेवॉर्म और मिसेंडी इस डिप्लोमेटिक मिशन के लिए तैयार नहीं हैं। इन्हें लगता है मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर टीरियन कहता है, हम सुलह अपने दुश्मनों से ही करते हैं, दोस्तों से नहीं। वो चाहता है एस्टोपर यूंकाई और वोलेंटिस के मास्टर्स के साथ डेनेरियस की सुलह हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकले। मिसेंडी कहती है, तुम स्लेव्स का दर्द नहीं समझ सकते। खैर, बाद में जब ये लोग मीटिंग चेम्बर्स में होते हैं तो यहाँ पर येजन मौजूद है। आपको याद होगा, इसने टीरियन को खरीदा था। वो कहता है, तुमने बहुत कम वक्त में ही काफी ऊंची पोजीशन हासिल कर ली है। वो टीरियन से इम्प्रेस्ड है। खैर, टीरियन उनको सुलह के लिए कहता है, समझाता है, तुम्हारी सिटीज को 7 साल का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान तुम स्लेव्स रख सकते हो, मगर धीरे धीरे इस प्रथा को मिटाना होगा। 7 साल का वक्त काफी है। इस पर ये लोग कहते हैं, वो डेनेरियस को बहुत सारा पैसा देंगे अगर वो स्लेवर्स बे को छोड़कर चली जाएगी। वो चाहते हैं बस ये अपनी सेना को उठाए, ड्रैगन्स को ले और वेस्टरोस के लिए रवाना हो जाए, इन लोगों को बख्श दे। मिसेंडी डेनेरियस को डिफेंड करती है, कहती है वो वेस्टरोस नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों लोग गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। वो सबको आजाद करवाएगी। यहाँ पर मौजूद एक स्लेवर कहता है, गुलाम प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीरियन इन्हें कहता है, तुम्हारे हुए नुकसान की हम भरपाई करेंगे। तुम्हें 7 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जा रहा है। वो बदले में बस इतना चाहता है कि ये सन्स ऑफ हार्पी को बैक करना छोड़ दें। बस मामला सॉल्व। खैर, टीरियन, मिसेंडी और ग्रेवॉर्म को बाहर कोर्टरूम में कुछ पुराने गुलाम घेर लेते हैं। वो कहते हैं, तुम मास्टर्स के साथ सुलह कर रहे हो, उन्हें दोस्त बना रहे हो। टीरियन कहता है, डेनेरियस की गैर मौजूदगी में मुझे फैसले लेने हैं। मैं वही करूंगा जो शहर के लिए सही होगा। ये लोग टीरियन पर भरोसा नहीं करते, उसे फॉरनर कहते हैं। ये ग्रेवॉर्म और मिसेंडी से भरोसा चाहते हैं। भले ही अकेले में ये लोग टीरियन से अग्री नहीं करते, मगर यहाँ सबके सामने ग्रेवॉर्म और मिसेंडी टीम वर्क दिखाते हैं और टीरियन का साथ देते हैं। कहते हैं, हमें इस पर भरोसा है, ये जो कर रहा है इसे करने दिया जाए। हालांकि बाद में ग्रेवॉर्म टीरियन को कहता है, मास्टर्स तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। तुम्हें लग रहा है तुम उनका इस्तेमाल करोगे, बट उल्टा होगा। देखते हैं टीरियन का ये दांव सही होगा या नहीं। कैसल ब्लैक पर ही जॉन स्नो, सैंसा, ब्रियान, टॉर्मुंड जाइंट्सबेन, एड ये सब बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और तभी वहां पर एक चिट्ठी पहुंचती है। ये रैमजी बोल्टन की चिट्ठी है। इसमें बताया जा रहा है कि अब रैमजी विंटरफेल का लॉर्ड है और वार्डन ऑफ द नॉर्थ है। वो कह रहा है कि रिकॉन अब मेरे कब्जे में है और आकर अपने भाई को जिंदा छुड़ा कर दिखाओ। वो कह रहा है कि सैंसा यानी मेरी बीवी को वापस विंटरफेल भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं वॉल पर चढ़ाई करूंगा और वहां पर जितने भी वाइल्डलिंग्स हैं, जितने भी नाइट्स वॉच के मेंबर्स हैं, उन्हें मार डालूंगा। एक तरह से वो लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो को चैलेंज कर रहा है। वो ये नहीं जानता कि जॉन स्नो अब लॉर्ड कमांडर बना हुआ नहीं रहना चाहता। उसकी बहन सैंसा उसे लगातार कह भी रही थी कि हमें अपने घर चलना चाहिए। ये भी कह रही थी कि अगर हम रामजी को नहीं हराएंगे, अपना घर वापस हासिल नहीं करेंगे, तो हम कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। रामजी का ये लेटर इसी बात की गवाही दे रहा है और खास बात यह है कि रैमजी के कब्जे में अब रिकॉन भी है। तो अब जॉन स्नो के पास लड़ने की वजह भी है। वेल ऑफ एरन में एक जगह है र्यून स्टोन। ये हाउस रॉयस की सीट है। यहाँ पर फिलहाल रॉबिन एरन रहता है, उसे ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ उसे मिलने पीटर बेलिश पहुंचता है। वो उसे तोहफे में एक बाज देता है। एक्चुअली ये हाउस एरन का सिजिल भी है। लॉर्ड रॉयस को बेलिश पर भरोसा नहीं है। वो उसे कहता है,
आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम सैंसा को फिंगर्स लेकर जा रहे थे, यानी अपने घर। मगर बाद में हमें पता चला उसकी शादी रैमजी बोल्टन से कर दी गई। तुमने उसे दुश्मनों को सौंप दिया। इस पर बेलिश उल्टा लॉर्ड रॉयस पर इल्जाम लगा देता है। कहता है, मैं सैंसा को अपने साथ फिंगर्स लेकर जा रहा था, मगर रास्ते में हमें हाउस बोल्टन के सोल्जर्स ने घेर लिया। उन्होंने सैंसा को किडनैप कर लिया। वो कहता है, मैं सोच रहा हूँ ये जानकारी आखिर बोल्टन्स तक पहुंची कैसे। आखिर किसी ने तो गद्दारी की है। वो लॉर्ड रॉयस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। रॉयस को ये अच्छा नहीं लगता, मगर कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो रॉबिन एरन को करना है। रॉबिन बेलिश को कहता है, क्या हमें लॉर्ड रॉयस को मूनडोर से फिकवा देना चाहिए? ऐसा लगता है यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, मगर रॉयस को सिचुएशन का अंदाजा होता है और वो अपनी ईमानदारी का भरोसा दिलाता है। लिटिल फिंगर के कहने पर रॉबिन रॉयस को जिंदा छोड़ देता है और लॉर्ड रॉयस को एहसास होता है किस तरह से लिटिल फिंगर के चंगुल में रॉबिन पूरी तरह से फंस चुका है। उसे कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। आयरन आइलैंड्स पर थियॉन ग्रेजॉय पहुंच चुका है। जिस जगह पर पहले बेलन ग्रेजॉय बैठा करते थे, अब वहां पर यारा मौजूद है। वो थियॉन को आवाज देती है, कहती है, मैंने सुना था तुम आ गए हो, मगर मुझे यकीन नहीं हुआ था। आखिर यहाँ पर करने क्या आए हो तुम? और आखिर तुम छूटे कैसे? क्या रैमजी ने तुम्हें जाने दिया? उसने तुम्हें छोड़ दिया? थियॉन कहता है, नहीं, मैं बचकर भागने में कामयाब हो गया। यारा को इस बात पर गुस्सा आता है। वो खड़ी हो जाती है, उसके पास पहुंचती है, कहती है, तुम्हें भगाने के लिए मैंने अपने बहुत सारे लोगों की कुर्बानी दी। कई सारे अच्छे लोगों की जान चली गई और तुम इतने डरपोक थे कि तुम मेरे साथ लौटकर नहीं आए। आपको याद होगा कि यारा ने एक्चुअली अपने छोटे भाई थियॉन को रेस्क्यू करने की कोशिश की थी, मगर तब थियॉन में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रैमजी के चंगुल से निकलकर भाग पाता। यारा अभी इसी बात पर गुस्सा है। कहती है, तुम मेरे छोटे भाई थे और इसलिए मैंने तुम्हें बचाना चाहा था। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने हमारे पिता के मरने की खबर सुन ली है और तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर मौजूद हो। थियॉन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ पर आ गया, रास्ते में था, तब मुझे पता चला कि हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर वो कहता है, मुझे सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम आयरन आइलैंड्स की रानी बनो, तुम इस जगह को रूल करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किंग्स लैंडिंग के ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर में सेप्टा वेनेला क्वीन मार्जरी टायरल की जेल में पहुंचती हैं और फिर उसे हाई स्पैरो से मिलवाने ले जाती हैं। हाई स्पैरो और मार्जरी जब अकेले होते हैं तो वो उससे पूछता है, अगर तुम्हें मैं अभी इसी वक्त छोड़ दूं तो तुम कहाँ जाओगी? मार्जरी कहती है, अपने पति के पास, अपने भाई के पास, अपने परिवार के पास। इस पर हाई स्पैरो कहता है, हाँ, बेशक तुम अपने परिवार से प्यार करती हो, मगर इसके साथ पैसा भी जुड़ा है, तुम्हारे गुनाह भी जुड़े हैं। फिर वो अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा बताता है। कहता है, मैं एक कॉबलर हुआ करता था, यानी मोची। ये इंसान महंगे जूते बनाता था ताकि अमीर लोग उसे खरीद सकें और ये इंसान भी अमीर हो सके। हाई स्पैरो पैसा चाहता था, मगर एक बार एक अय्याशी भरी पार्टी के बाद इसे एहसास होता है, जिंदगी आखिर खत्म हो जाएगी। हम सबका जिस्म एक जैसा है, जो मरने के बाद एक तरह से ही गलेगा। उस दिन हाई स्पैरो को एहसास होता है, जिंदगी बेकार है, बेहतर होगा इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। हाई स्पैरो इसके बाद फेथ ऑफ सेवन धर्म को पूरी तरह से मानने लगता है और अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, सब कुछ छोड़ देता है। वो गरीबों और बीमारों की मदद में लग जाता है। फिर वो मार्जरी को उसके भाई लॉरेंस टायरल से मिलने की इजाजत देता है। मार्जरी जब उससे अकेले में मिलती है, उसकी जेल में पहुंचती है तो देखती है उसका भाई सर लॉरेंस टायरल पूरी तरह से टूट चुका है। वो बस चाहता है किसी तरह से ये टॉर्चर खत्म हो जाए। वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। मार्जरी उसे कहती है, ये लोग यही तो चाहते हैं तुम टूट जाओ। हम इन्हें जीतने नहीं दे सकते।
इस पर लॉरेंस कहता है, मुझे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ ये सब मुसीबत खत्म हो। वो मार्जरी से रिक्वेस्ट करता है, कहता है, किसी भी तरह मुझे बचा लो। रेड कीप में सर्सी लैनिस्टर ग्रैंड मेस्टर पाइसल को अपने बेटे टॉमन को एडवाइस करते हुए देखती है। वो उसे कमरे से जाने के लिए कहती है, मगर पाइसल थोड़ा नाटक करता है। इस पर किंग टॉमन को बीच में आना पड़ता है और वो सर्सी से अकेले में बात करने के लिए मान जाता है। वो पाइसल को वहां से जाने के लिए कहता है। सर्सी उसे याद दिलाती है किस तरह से हाई स्पैरो और उसके लोगों ने उसे ह्यूमिलिएट किया, उसे पूरे शहर के सामने बेइज्जत किया। वो कहती है, हमें बदला लेना है। मगर टॉमन कहता है, मैं मार्जरी को प्यार करता हूँ और मार्जरी अभी उनकी कैद में है। अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो मार्जरी की जान को खतरा हो सकता है। सर्सी को जाहिर सी बात है ये बात अच्छी नहीं लग रही, मगर वो अपने बेटे के सामने इस नाराजगी को पूरी तरह से जाहिर नहीं करती। वो कहती है, हाई स्पैरो किसी की भी इज्जत नहीं करता, न राजा की, न रानी की, न सोसाइटी की। अगर उसके हिसाब से दुनिया चलेगी तो सड़कों पर सिर्फ भिखारी होंगे। टॉमन यहाँ सर्सी के सामने हाई स्पैरो का एक सीक्रेट शेयर करता है। वो कहता है, किसी को भी बताइएगा मत। हाई स्पैरो ने मुझे ये जानकारी किसी को भी देने से मना की है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम देखते हैं सर्सी स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में दंदनाते हुए पहुंचती है और केविन लैनिस्टर और ओलेना टायरल को बताती है, मार्जरी की अटोनमेंट वॉक होने वाली है। उसके साथ भी वही होगा जो सर्सी के साथ हुआ। ओलेना जाहिर सी बात है इस सिचुएशन के लिए राजी नहीं है। वो मार्जरी को इस तरह से बेइज्जत नहीं होने देगी। सर्सी इन्हें कन्विंस करती है और कहती है, हम लोगों के दुश्मन एक ही हैं, हमें उन्हें मिटाना होगा। हम सबको एकता दिखानी होगी। फेथ मिलिटेंट को खत्म करना होगा। मार्जरी और लॉरेंस को आजाद करवाना होगा। केविन लैनिस्टर, जिसका खुद का बेटा लैंसल लैनिस्टर फेथ मिलिटेंट्स की आर्मी में शामिल है, सर्सी उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है, तुम्हें अपना बेटा वापस नहीं चाहिए। केविन भी सर्सी की बातों में आ जाता है। ये लोग तय करते हैं कि हाउस टायरल की आर्मी ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर को घेर लेगी। इससे फेथ मिलिटेंट्स और हाई स्पैरो पर दबाव बनेगा और वो मार्जरी और लॉरेंस को छोड़ देंगे। अब हो सकता है किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर कुछ खून खराबा हो, जिसमें कुछ बेगुनाह भी मारे जाएं। मगर ओलेना कहती है, खून तो बहेगा ही। बेहतर है उनका खून बहे, हमारा नहीं। बेसिकली ये सब लोग मिलकर अब हाई स्पैरो का मुकाबला करेंगे। डॉथराकी सी में वेस्ट डॉथराक का जो इलाका है उसके बाहर डारियो नहारिस और जोरा मॉर्मॉन्ट मौजूद हैं। ये यहाँ पर क्वीन डेनेरियस को बचाने के लिए आए हैं, जो फिलहाल दोष खलीन के कब्जे में है। डॉथराकी के जो खाल हैं उनके कब्जे में हैं। डेनेरियस की जिंदगी का यहाँ पर फैसला होने वाला है और इसीलिए डारियो और जोरा उसे बचाकर भगाकर वापस अपने साथ मीरीन लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर जोरा मॉर्मॉन्ट का बुढ़ापा डिस्कस होता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि वेस्ट डॉथराक के अंदर हम किसी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, हथियार लेकर नहीं जा सकते। वैसे आपको याद होगा कि सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 में डेनेरियस का जो भाई था विसेरिस टारगेरियन, उसकी मौत हुई थी इसी जगह पर वेस्ट डॉथराक के अंदर ही। उस वक्त खाल ड्रोगो ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, पिघलते हुए सोने का इस्तेमाल किया था। डारियो नारिस और जोरा वेस्ट डॉथराक में पहुंचकर लोगों को मार तो सकते ही हैं, मगर हथियार उनके पास नहीं होना चाहिए। इसी बीच डारियो ये भी देख लेता है कि जोरा मॉर्मॉन्ट के हाथ पर ग्रे स्केल का निशान है। जोरा कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है। डारियो कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हश्र होगा। जोरा कहता है, मैं जानता हूं। खैर, अब डारियो को और जोरा को यहाँ बाहर अपने हथियार छुपाने हैं और वेस्ट डॉथराक के अंदर पहुंचकर डेनेरियस को ढूंढना है, जो अंदर दोष खलीन के साथ बैठी हुई है, टेंपल में मौजूद है। यहाँ पर एक बूढ़ी दोष खलीन की जो औरत है वो उसे बता रही है कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग खाल्स की विधवाएं मौजूद हैं। सबकी जिंदगी की कहानी अलग है और तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, मगर हम सबको कभी ना कभी यही लगता था कि हम स्पेशल हैं। फिर यहाँ मौजूद एक लड़की की तरफ वो इशारा करती है, बताती है कि 12 साल की उम्र में इसके खाल ने इसे किडनैप किया था, इसके पूरे गांव को जला दिया था और जब इसने बेटी पैदा की तो बदले में इसे पीटा गया। डेनेरियस बहाना करके बाहर जाना चाहती है, वो इसी लड़की को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और
पूछती है उससे कि किस उम्र में तुम विधवा हुई, तुम्हारे खाल की मौत कब हुई। लड़की बताती है ये सब 16 साल की उम्र में हुआ। यानी सालों से वो दोष खलीन के ग्रुप में शामिल है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर सकती है। एक तरह से उसे जबरदस्ती संन्यास दिला दिया गया है। यहीं पर जोरा और डारियो पहुंचते हैं। वो इस लड़की को पकड़ लेते हैं और मारना चाहते हैं, मगर डेनेरियस इन्हें रोकती है, कहती है कि हम यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगे और डॉथराकीज हमें ढूंढ लेंगे। मेरे पास एक बेटर प्लान है। उसके बाद वो इस लड़की को खलीसी कह के संबोधित करती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो। ये लड़की मान जाती है डेनेरियस की बात, और डेनेरियस का जो प्लान है वो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि क्या है। डेनेरियस को जो वेस्ट डॉथराक का टेम्पल है उसमें पेश किया गया है। उसके सामने सारे खाल मौजूद हैं और वो डेनेरियस की जिंदगी का फैसला करना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसे रेप किया जाए और कोई कह रहा है कि हमें डेनेरियस को यूंकाई के मास्टर्स को सौंप देना चाहिए, वो हमें बदले में 10,000 घोड़े देंगे। मगर डेनेरियस पूछती है यहाँ पर डोथराकी भाषा में ही, क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगे मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ मौजूद खाल उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम नहीं करोगी, हम करेंगे। मगर डेनेरियस इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो वहां पर चलने लगती है और चलते चलते अपना डायलॉग बोलती है। कहती है कि मेरे जो पति थे खाल ड्रोगो, उन्होंने इसी मंदिर में शपथ ली थी कि वो लकड़ियों के घोड़ों पर चढ़ेंगे, यानी कि शिप्स पर चढ़ेंगे, नैरो सी क्रॉस करेंगे और वेस्टरॉस पहुंचकर उस पूरे देश को जीत कर मुझे सौंपेंगे। उनका प्लान बड़ा था, उनके सपने बड़े थे। जब तुम लोग इस मंदिर में आते हो तो प्लान करते हो कि कौन से गांव को लूटा जाए और कौन से गांव को छोड़ा जाए। तुम लोग छोटे सपने देखते हो। मेरा बेटा स्टैलियन हु माउंट्स द वर्ल्ड बनने वाला था। मेरे लिए प्रोफेसी की गई थी और इस बात का ये लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि खाल ड्रोगो अब जिंदा नहीं है और वो तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया और अब तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। हम सब बारी-बारी तुम्हें रेप करेंगे। वो डेनेरियस को टॉर्चर करने की बात कर रहे हैं, उसे मोलेस्ट करना चाह रहे हैं। मगर डेनेरियस की जब आप आंखें देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे तो लगेगा वो फुल कॉन्फिडेंस में है और उसका प्लान बिल्कुल क्लियर है। वो यहाँ पर मौजूद एक अंगीठी पे हाथ रखती है और उसे धक्का देती है। कहती है, तुम लोग मुझे सर्व नहीं करोगे, तुम लोग मेरे गुलाम नहीं बनोगे, बल्कि तुम लोग मारे जाओगे। ये अंगीठी जब नीचे गिरती है तो फौरन जो जमीन है वो आग पकड़ लेती है और आग फैलने लगती है। फिर डेनेरियस दूसरी अंगीठी गिराती है, दूसरी तरफ भी आग फैलने लगती है। जो यहाँ पर मौजूद खाल हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना चाहते हैं, मगर बाहर से दरवाजा बंद है। पता चलता है कि बाहर जो गार्ड्स मौजूद थे वो मारे जा चुके हैं। जोरा और डारियो ने इन्हें ठिकाने लगा दिया है। डेनेरियस अंदर मौजूद बाकी अंगीठियों को भी गिरा रही है और एक एक करके हर खाल मारा गया। डेनेरियस के खुद के कपड़े जल चुके हैं। बाहर वेस्ट डॉथराक में जो लोग मौजूद हैं वो भी मंदिर के आसपास इकट्ठा हो गए हैं। वो सब काफी सकते में हैं क्योंकि उनका मंदिर जल रहा है। अंदर जितने भी खाल थे वो जाहिर सी बात है मारे जा चुके हैं। और तभी इस मंदिर का दरवाजा भी जलकर गिर जाता है, खत्म हो जाता है और धीरे धीरे कदम रखती है बाहर डेनेरियस। उसके कपड़े जल चुके हैं मगर खुद उसकी स्किन का कोई भी हिस्सा नुकसान में नहीं है, बल्कि वो उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही हसीन लग रही है जितनी हमेशा लगती है। उसके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो था, पता चल रहा है कि उसकी वजह क्या थी। वो एक टारगेरियन है जो सालों में एक बार पैदा होता है, जिसे आंख से नुकसान नहीं होता। मतलब बहुत सारे ऐसे टारगेरियंस रहे हैं जो आग से मर चुके हैं, मगर कुछ ऐसे टारगेरियन घराने के लोग भी होते थे जो इम्यून होते थे आग से। डेनेरियस उन्हीं खास लोगों में से एक है। बाहर मौजूद जो जनता है वो डेनेरियस के इस रूप को देख रही है और सब के सब अपने घुटनों के बल पे आ गए हैं। जोरा भी यहाँ पर है, डारियो सकते में है, हैरान है और वो भी अपने घुटनों के बल है। जोरा इस पूरे नज़ारे को पहले भी देख चुका है। पहले भी डेनेरियस जब खाल ड्रोगो की चिता पर अपने ड्रैगन एक्स को लेकर बैठी थी, तो आग ने उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया था और उस राख से वो मदर ऑफ ड्रैगन्स बनकर निकली थी। फिलहाल वो स्टैलियन हु माउंट्स द वर्ल्ड बन चुकी है। जो प्रोफेसी उसके बच्चे के लिए की गई थी, शायद वो प्रोफेसी एक्चुअली खलीसी के लिए थी। ये सारा जो खालासार है, मतलब अलग अलग खाल्स के जो कबीले थे, वो सारे के सारे अब डेनेरियस के आगे घुटने टेक रहे हैं। डेनेरियस अब इन सब की खलीसी है, इन सब की रानी है।
और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर एक्चुअली थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करिए। वो लोग जो गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं समझ पाए हैं अभी तक, उनके साथ इसका ज्ञान बांटने के लिए भी आप सीजन 1 का पहला एपिसोड जो मेरा है वो बांट सकते हैं, और मेरे लिए ये फेवर होगा आपका। थैंक यू। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नीचे जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, अपने विचार मुझ तक नहीं शेयर करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? अगर आपको लगता है कि डेनेरियस को इस तरह से बाकी लोगों को जलाना नहीं चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि सैंसा को शायद कैसल ब्लैक आने की जगह लिटिल फिंगर के पास जाना चाहिए था, जहां उसके पास एक्चुअल सेना होती, तो आप अपने विचार बांट सकते हैं और बातचीत होती रहनी चाहिए।